नमस्कार, एग्जामरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म आ चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इससे पहले ये 2016 में आता, अर्थात ये 4 साल बाद फिर ये फॉर्म आया हुआ है। अब तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण तिथि है वो क्या है, कब स्टार्ट होगा और कब समाप्त होगा। तो इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है रजिस्ट्रेशन करने की, वो आपका 29 अक्टूबर 2020 है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो भी आपका 29 अक्टूबर 2020 का है। आगे देख रहे हैं कि पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर 2020 है, और जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो भी 27 नवंबर 2020 की है। और ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की जो तिथि है वो 30 नवंबर 2020 को है। अर्थात फॉर्म जो है आपको 3 चरणों में भरना पड़ेगा, 3 स्टेप है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे में आपको फीस जमा करना होगा और तीसरे में फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट UPSSB.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, वो विभाग के ऊपर है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आप यदि 2 विषयों से भरना चाहते हैं तो अलग अलग 2 फॉर्म भर सकते हैं, एक ही में दोनों इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो आगे जो ये देख रहे हैं कि जो भाषा संबंधी पेपर होंगे वो भाषा के लैंग्वेज में होंगे, अर्थात इंग्लिश का है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी है तो हिंदी में होगी, संस्कृत है तो संस्कृत में, अगर उर्दू का है तो उर्दू में ही कराया जाएगा। उसके लिए 2 भाषाओं का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि कभी कभी देखते हैं आप हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देख रहे हैं अधिसूचना। इतना अब यहाँ पे देखिए इतना महत्वपूर्ण है ये कि जो प्रक्रिया है चयन की, मतलब चयन कैसे लिया जाएगा, तो केवल मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, केवल आप परीक्षा क्वालिफाई करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आगे भी कुछ देखिए, अभ्यर्थी द्वारा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित करके आवेदन तिथि को पद के निर्धारित पात्रता के घोषणा धारक करते हैं। मतलब उन्हें ये करना है कि वो उस समय तक सभी के लिए अवेलेबल हैं या नहीं। और यहाँ से देख लीजिए, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, EWD सामान्य वर्गों के लिए जो 10% का है, वहाँ पे यहाँ पे उनको ये छूट है, उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। जो लोग आर्थिक स्थिति से नीचे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, ये है जो उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर अगस्त 2020 के अनुपालन के तहत जो किया था, तो ये आवेदन जारी किया था। उसके पश्चात इसका वेटेज जो है वो मिलेगा 10%। ठीक है, आगे है, आप यहाँ से ये देख सकते हैं 10 नंबर वाले पे कि प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर आप 30 तारीख तक आवेदन को सबमिट नहीं करते हैं, केवल फीस जमा करके छोड़ भी देते हैं, तो आपका जो कि कोई मान्य नहीं होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्म फीस जमा करने के बाद उसको सबमिट जरूर करा लिए 30 नवंबर तक। ठीक, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसके किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, इसलिए जो भी कुछ आप भरते हैं वो सही सही भरिएगा प्रमाण पत्र को मिला करके। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, आप सबके सब क्वेश्चन को हल करके आइएगा। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव है और प्लस पॉइंट है इस बार का परीक्षा पास करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लेकिन परीक्षा में आप कैलकुलेटर लेके मत जाइएगा, वरना आपकी जो है कि परीक्षा जो है निरस्त कर दी जाएगी, आपकी OMR सीट को काट दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करने में यदि कोई समस्या हो तो आप किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 2 जो दिया हुआ है, एक टेलीफोन है, एक मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक कोई भी कॉल कर सकते हैं और उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन, अब यहाँ से देखिए ऑनलाइन आवेदन संबंधी जो संक्षिप्त निर्देश है वो देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व वो भली भांति जो है नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड वेबसाइट पे जा करके अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
यहाँ पे पूरा विज्ञप्ति मिलेगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था कि ये 3 स्टेप में होगा। पहला क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे में आपको फीस जमा करना होगा और तीसरे में उस फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक, पहले चरण में आप जाएंगे साइड पे, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई वाले बटन पे, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में सब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो आपका वहीं पे होगा, वो दोबारा बदली नहीं जाएंगे। इसलिए सर्टिफिकेट को सामने रख करके उससे संबंधित उसी को सूचना में आप डालिए। ठीक, अन्यथा अगर गलत होगा तो सबमिट होने के बाद उस पर कोई चेंज नहीं होगा और आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको अच्छे से और भली भांति देख के भरिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिए। इसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और भरिए। शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो उसी दिन भर दीजिएगा और उसी समय शुल्क जमा कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सब ठीक है। आगे बाकी हम आगे देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो शुल्क है वो कितना निर्धारित है। तो यहाँ देख लीजिए, सामान्य वर्गों के लिए आपका सामान्य वर्गों के लिए जो शुल्क है वो 700 रुपया है और 50 रुपया आपका ऑनलाइन प्रक्रिया का है। ठीक है, कुल मिलाकर के 750 रुपया आपका लगेगा। EWS वालों के जो सामान्य में होते हैं लेकिन उनकी इनकम टैक्स बहुत कम होती है, उनके लिए 400 है और 50 रुपया आवेदन शुल्क है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 है, उनके लिए 50 रुपया आवेदन, अर्थात 50 रुपया आवेदन सबके लिए है। और अनुसूचित जाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है। महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पुरुष सैनिक और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं लगा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फीस का स्ट्रक्चर। अब आगे देखिए, तीसरे चरण में आपको फॉर्म सबमिट करना है, तभी होगा। अब सबमिट करने में क्या क्या है यहाँ से ये देख लिए। आपका रंगीन फोटो होना चाहिए जो इतने के होगा, उसके बाद आपका हस्ताक्षर अच्छे से होना चाहिए। ठीक, फोटो का आकार यही होगा 35 मिमी। फोटो के लगभग 70% भाग चेहरे के होंगे, बाकी सब अथवा नीचे होंगे। ठीक है, चश्मा पहनने की दशा में आंख साफ दिखाई चाहिए या और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। या तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चश्मा लगा के ही मत करिए। ठीक, अब यहाँ से नोट आप पढ़ लीजिए कि समस्त सूचनाएं सही निर्देश भर कर फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन पूर्ण रहेगा, अर्थात आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा और इसका दायित्व तो आप स्वयं होंगे, विभाग इसका दायित्व नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं कि आगे कुछ है। देखिए, रिक्त पद में कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ से आयु सीमा देख लेते हैं। 1 जुलाई 2020 को आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका जो वेतन है अर्थात जो आपकी पेमेंट है जो जॉब के समय आपको मिलेगा वो आपका देख लीजिए 44,900 से 1,42,400 से है और गेट पे आपका 4600 रुपया है। यहाँ से आरक्षण हमने पढ़ लिया था। आरक्षण यहाँ पे कुछ है नहीं, जो पहले जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। 5% पुरुष सैनिक के लिए, 3% दिव्यांग के लिए। एक चीज़ है कि 10% आरक्षण जो है सामान्य वाले EWS वालों के लिए भी मान्य होगा इसमें। ठीक है, आर्थिक जो तिथि है वो हमने पहले ही बात करी था ऊपर। शैक्षिक सहायता जो कि वो नीचे आपको कॉलम में दे दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र है वो आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। फॉर्म भरते समय आप जो भी जहाँ चूज करते हैं वो आप विभाग अपने आधार से देगा। भर्ती प्रक्रिया आप जानते हैं केवल लिखित परीक्षा से होगा और इसमें कुछ नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना जारी किया गया है। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा होगा जिसमें से देख रहे हैं आपकी हेतु यहाँ पे आपका जो है कि 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य करने होंगे। शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। ठीक है, अर्थात जो ऑलरेडी शिक्षक हैं वो उनके लिए है क्योंकि फॉर्म भरते समय वो देंगे। ठीक है, तो आप उस पर करना करिए। जो प्रश्न पत्र का समय है वो 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा यहाँ से देख लेते हैं। ये बहुविकल्पी होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक ही होगा और उसको स्याही काले बॉल पेन से काला करना होगा। ठीक, सिविल अप्लाई के बनाम उत्तर प्रदेश हमारे संबंध में 16 सिविल अप्लाई ये उनके लिए हैं जो शिक्षक होंगे, उनके अधिभार के अंकों के लिए वेटेज के लिए। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं उनके वेटेज जो 35 अंक के लिए होंगे और सेवा पे जो कि 1 साल के लिए 1.75 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 35 अंक का उनका भरांक होगा। ठीक,
अब यहाँ से ये देखिए दिया है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में क्या है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदस्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों या लिखित परीक्षा प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो अभ्यर्थी के लिए ये सूचना जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी 2 विवाह हुआ है, जिसमें से कि एक पत्नी जीवित हो। ठीक, अगर आप ऐसे हैं तो आप फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। यहाँ से देखिए ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से उसकी स्वास्थ्य अच्छा न हो। इसलिए आप अपने वहाँ पे मेडिकल भी देना पड़ेगा। जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो उस समय आपको मेडिकल जमा करना पड़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो संगीत के लिए होंगे वो विकलांग नेत्रहीन होंगे तो भी अपात्र नहीं होंगे, अर्थात वो हो जाएंगे, लेकिन उस केवल संगीत को छोड़ के वो जो नेत्रहीन होंगे वो किसी में नहीं होंगे। ठीक है, पात्र नहीं होंगे। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के अंतिम रूप से चुने जाने के लिए पूर्व द्वारा उससे अपेक्षा की जाएगी कि सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करेगा। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विद्यालय के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक वर्ग बालक बालिका में आवेदन मान्य होगा। देखिए यहाँ पे इसको आप अच्छे समझिए। जो गर्ल्स होंगी वो अपने चॉइस के अनुसार बॉयज़ में भी चूज सकते हैं या गर्ल्स में चूज कर सकते हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो केवल बॉयज़ में ही चूज करेंगे, वो गर्ल्स में चूज नहीं करेंगे। लेकिन गर्ल्स अब ऐसा नहीं कि आप दोनों में चूज करेंगे, आपको चांस है दोनों में किसी भी एक को करने की। ठीक, आवेदन पत्र में यथास्थान पर न्यूनतम फोटो लगाना होगा, ये तो आप जान ही गए हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को पात्रता संबंध में चयन बोर्ड परामर्श नहीं देता है। अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ ले, अर्थात आप अपना नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म को अप्लाई करिए यदि आप उस पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं तो। ठीक है, अब हमने इसकी तिथि को जान लिया था कि कब से क्या करना हुआ है, कब से क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखिए ये देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ऐसे अभ्यर्थी जो फॉर्म को तो सबमिट करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, अर्थात जितनी भी वो क्वालिफिकेशन मांगता है जो कहता है यदि आप फॉर्म के सबमिट के अंतिम तारीख, अर्थात आपका फॉर्म अंतिम समय कितना है तो वो आपका नवंबर में है, 30 नवंबर तक था, तो आप उतनी तारीख तक यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अतः इसलिए आप वो फॉर्म न भरें, यदि आप उसके पात्रता को समर्थन देते हैं तो ही वो फॉर्म को आप भरें। ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थियों के आरक्षण श्रेणी उपश्रेणी तिथि जेंडर अर्थात आदि परिवर्तन अमान्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदन सबमिट करने के समय सभी सूचनाएं सही भरें, अपने सर्टिफिकेट से मिला करके ही भरें। और सर्टिफिकेट में जो नाम होगा जन्म तिथि है वो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र से भरें, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जो जन्म तिथि होगी वही मान्य होगी। जब तिथि होती उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा, अर्थात हाई स्कूल के सिवा कोई भी जन्म तिथि मान्य नहीं किया जाएगा। आप कुछ भी लिखवा के कहीं से लाइए वो मान्य नहीं होगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि अंक पत्र प्रमाण पत्र उपलब्धि के प्राप्ति के अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो उस समय उसको आपको दर्शाना होगा जो आप फॉर्म में भरे हैं। ठीक, तो आप फॉर्म को भली भांति अच्छे से भरिए और यहाँ से ये भी देख लीजिए निर्धारित साइज फोटो को अपलोड करने तथा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर न करने तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप फॉर्म को अच्छे से और पढ़ के भरिए और आप सामने बैठ के भरिए। यदि आपको किसी फॉर्म में भरने में असुविधा हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ से बात करके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से वही चीज़ है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये कोई खास नहीं है। तो अब फॉर्म को अच्छे से पढ़ के भरिए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन से विषय थे, उनकी जो पात्रता है वो क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो है कि संख्या दिया हुआ है बालक वर्ग के लिए। हिंदी के लिए टोटल आपका 1742 पोस्ट हैं, गणित के लिए 1822 पोस्ट हैं, गृह विज्ञान के लिए 611 पोस्ट हैं, उर्दू के लिए 65। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि किसके लिए कितना पोस्ट है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान आप देख रहे हैं, इसमें भूगोल, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान,
राजनीति विज्ञान ये नहीं दिया, अर्थात वो सारे विषय आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारा विषय तो दिया नहीं, उसके लिए आपको 1352 सीटें हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किसमें क्या है। ये बालिका वर्गों के लिए है, अर्थात लड़कियों के हैं, वो उसके लिए है। आप इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। मैं इसको इस पर रख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो कि देख लीजिए कि कैटेगरी के अनुसार आपका किस में कितना सीटें हैं। ठीक, ये होंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस में कितने आरक्षण हैं, और मतलब किसके लिए कितनी अर्हता क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी के लिए बीएड एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ और आपको बीएड की होना चाहिए, अर्थात बीएड या उससे समकक्ष डिग्री सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। आप यहाँ से सबको देख सकते हैं, जो इसमें ये आपको जो मिलता है वरीयता वो है, यदि आपके पास है तो उसका वेटेज मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको यही है कि जो अनिवार्य परिचित है वो बीएड या उसके समकक्ष अनिवार्य कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं। गणित के लिए आपका बीए अथवा बीएससी गणित से प्रशिक्षित होनी चाहिए, और साथ में बीएड की डिग्री भी अनिवार्य होनी चाहिए। तो गृह विज्ञान के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपना अपना पढ़ के रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से अपनी योग्यता को निर्धारित कर लीजिए कि आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, आपका जो विषय हो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पर दर्शा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कला वर्ग के लिए ये है। ठीक, शारीरिक शिक्षा वर्ग के लिए ये है, आप इसको अच्छे से देखिए। सिलाई वर्ग के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप देख लीजिए सामाजिक विज्ञान में कौन कौन है, तो इतिहास, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये सब किस में आते हैं, तो ये सामाजिक विषय में आते हैं। निम्नलिखित किन्हीं दो विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण अर्हता होनी चाहिए, यानी इन चारों में से कोई भी आपका 2 विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। ठीक, तभी आप उसको भर सकते हैं। संगीत के लिए ये आपका है, आप इसको अच्छे से ले लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये तो था टीजीटी का। अब पीजीटी के लिए हम देख लेते हैं कि पीजीटी के लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी में कोई खास अंतर नहीं है। जैसा कि टीजीटी में भी आपका ऋणात्मक अंक नहीं था, तो पीजीटी में भी आपका जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि टीजीटी में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में आपको इंटरव्यू देना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरव्यू के लिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना होगा। ठीक है, रुकिए मैं आपको दिखाऊँ कहाँ गया, सॉरी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो फ़ी है वो भी सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप भर्ती प्रक्रिया यहाँ से देख सकते हैं कि प्रवक्ता पद की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है कि साक्षात्कार भी, जबकि टीजीटी में हमारा साक्षात्कार नहीं था। साक्षात्कार के आधार पर ये होगा, और इसके लिए आपको निम्नानुसार है। देखिए, जैसा दिया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85 अंक होंगे, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति के विभाजित किया जाएगा। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक मिलेगा। ये साक्षात्कार के समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए जो वेटेज है वो क्या है कि 5% अंक, अर्थात डायरेक्ट उपाधि प्राप्त करने के लिए, अर्थात यदि आपका पीएचडी किए हैं तो आपको 2% अंक मिलेंगे, और यदि आप एमएड किए हैं तो भी आपको 2% मिलेंगे। यदि आप बीएड किए हैं तो 1% अंक मिलेगा। यदि आप एमएड का भारांक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बीएड का भारांक नहीं मिलेगा। ठीक, राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए आपको 1% अंक प्राप्त होगा। बाकी इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ना ही आगे है। अब इसमें से ये देख लेते हैं कि किसमें कितने परीक्षा होगा। तो देखिए, ये 425 अंकों का पेपर होगा लिखित, शिक्षकों के लिए भी जो मिला के व्यवहार है, और 50 अंक का जो है वो साक्षात्कार होगा। ठीक, विशेष योग्यता पर अधिकार अर्थात डॉक्टरी उपाधि और जो पीएचडी जो ये भार मिलता है अधिकतम वो 25 अंक तक मिलेगा। टोटल मिला के 500 अंकों पर ये मेरिट बनेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ अंतर ज़्यादा नहीं है। तो अतः आप अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ करके नौकरी पा लीजिए, क्योंकि इसके बाद नौकरी मिलना बहुत संभव नहीं हो रहा है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसियाँ कितनी लेट से आती रही हैं और कितना लेट लगा रही हैं। ठीक है,
आप यहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं कि पीजीटी के लिए क्या क्या योग्यता होंगी। आप यहाँ से इसको ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कितना किस में क्या मांग रहा है, बाकी आप अपने से फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, फिर मैं उसको आपको बता दूंगा, क्योंकि पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको। आपको नहीं समझ में आएगा तो वो पूछ लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, मैं आपको पर्सनली उस पर मैसेज कर दूँगा, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके भी आप ले सकते हैं। यहाँ से ये भूगोल और मनोविज्ञान का है, यहाँ से इसको ले लीजिए। शिक्षा शास्त्र का है, इसको ले लीजिए। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों का एक साथ है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हमारा नोटिफिकेशन समाप्त हुआ। आप अच्छे से पढ़िए और अपना नोटिफिकेशन पास करिए। अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो अपने सब्जेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।